हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे शमा खान की लिखी शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 39। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। काफ़ी वक्त बेहोश रहने के बाद मरियम की जब आंख खुलती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है। उसके सर में दर्द पैदा हो रहा होता है। आसपास घना अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे हाथ में मशाल लिए उसकी तरफ आते शहजादे अल्तमस दिखाई देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह यहाँ लाने की? एक तो तुम और तुम्हारे कबीले वाले हमारे कबीले वालों पर हमला करते हो, ऊपर से मुझे यहाँ अगवा करके ले आए हो। शहजादी मरियम ने खुद को रस्सियों से आज़ाद करने की कोशिश करते हुए कहा, जंग मेरी मर्जी से नहीं हुआ, वो मेरे अब्बा की जिद थी। मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम तीनों लड़कियों तो हर अनजान पर हमला कर रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हें बांध कर लाना पड़ा। शहजादे अल्तमस ने कहा, जब मैं पसंद हूं तो इस तरह बंदी बनाकर लाने की क्या जरूरत थी? इज्जत से मेरा हाथ मेरे अब्बा से मांग लेती तो वो खुशी राजी हो जाते। अब खोलो मुझे। शहजादी मरियम ने कहा, अब्बा ने अचानक जंग छेड़ दी, जबकि मैंने उन्हें कई बार मना किया, तो मुझे लगा कि इन सब में मैं तुम्हें खो दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ उठा ले आया। बाकी मेरा कोई गलत इरादा नहीं था शहजादी, आप जो चाहे सजा दे सकती हैं। शहजादे अल्तमस ने मरियम के हाथ और पैर की रस्सी खोलते हुए कहा, तुम में जरा सी भी अक्ल नहीं है। तुम वहां जंग रुकवाने के बजाय बुजदिल की तरह यहाँ भागकर आ गए। खुदा जाने वहां का क्या मंजर होगा। शहजादी मरियम फिक्रमंदी से कहती है। तभी उनके सामने खून से लथपथ अल्तमस के गुलामों की लाश आकर गिरती है, जो कि गुफा के बाहर पहरेदारी कर रहे थे, जहां अभी अभी शहजादी मरियम और शहजादे अल्तमस रहते हैं। या अल्लाह, ये किसने किया? शहजादी मरियम ने खौफ से पीछे हटते हुए कहा। तभी शहजादे इरफान आकर शहजादे अल्तमस का गिरहबान पकड़कर कहते हैं, तेरी यह मजाल कि तू मेरी बहन को अगवा करेगा। कत्ल कर दो इसे, इसके बाप की तरह। अपने अब्बा के मरने की खबर सुनकर शहजादे अल्तमस की आंखें आंसुओं से दबा जाती हैं। नहीं इरफान भाई, छोड़ दीजिए इन्हें, बस अब और खून खराबा नहीं। शहजादी मरियम ने कहा, मरियम, क्या तुम भूल गई कि इन्होंने किस तरह हमारे कबीले में खूनी खेल खेला? जाकर महल की हालत देखो, तोड़ कर रख दिया है पूरे महल को। हमारा घर और उन बेकसूर लोगों की मौत का क्या? शहजादे इरफान ने कहा, इरफान भाई, माना कि अब्बा ने गलती की, मगर इसका इनमें क्या कसूर? महल फिर से बन जाएगा और जिनकी जाने गई हैं उनमें इनका कोई हाथ नहीं, तो छोड़ दे इन्हें। इनका कहना है कि ये मुझे खोना नहीं चाहते, इसलिए इन्होंने मुझे अगवा किया। शहजादी मरियम ने कहा, ठीक है, तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। चलो अब घर, अब्बा फिक्रमंद होंगे, और हाँ, तुम भी अपने घर जा सकते हो। तुम्हारे बाप की मैयत तुम्हारे कबीले पहुंचा दी जाएगी। उनको मिट्टी देने के बाद आ जाना महल, अगर मरियम का रिश्ता चाहिए तो। शहजादे इरफान ने कहा। फिर शहजादी मरियम को अपने साथ लेकर महल में वापस लौट गया। शहर धनबाद में। आशिफ, तुम उमेर के साथ मार्केट जाकर कुछ कपड़ों के सैंपल उठाकर ले आओ, अपडेट करने हैं। और हाँ, साथ में स्टॉक का भी पता कराना। ये लो 3-4 कॉर्ड है, इसी कॉर्ड से 10 कपड़े पैक करके डिस्पैच करना है। परी ने अपने कमरे से आशिफ को आते देखकर कहा, चला जाऊंगा, पहले सुकून से नाश्ता तो करने दो। और तुम्हारा वो आशिक जिन किधर है? अपने कमरे में नहीं दिखा वो मुझे? आशिफ ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा। नादिया जी को टेबल पर नाश्ता लगाते देखकर आशिफ उनके पास चला जाता है और कहता है, आंटी लाओ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। परी को तो घर के कामों में दिलचस्पी है नहीं, बस सुबह शाम पैसे कमाने में लगी रहती है। बेटा, ये घर उसी की मेहनत से चलता है। तेरे अंकल को उसने काम करने से मना कर दिया है। कहती है कि उसके होते हुए उसके पापा काम नहीं करेंगे। अब ऐसी औलाद तो नसीब से मिलती है। वैसे भी कौन सा 100 लोगों के लिए खाना बनाना होता है? 3 लोग ही तो हैं इस घर में। इसके लिए परी से मेहनत क्यों करवाऊं? नादिया जी ने कहा, बात तो सही कही आपने, हमारी परी है बहुत मेहनती। वैसे अंकल नहीं दिखाई दे रहे? आशिफ ने कहा, हम इधर है आशिफ बेटे, मैं और उमेर सुबह की सैर करने गए थे। साथ में परी बेटा, तुम्हारे लिए हमने जलेबी लाई है, आओ आकर खा लो, वरना ठंडी हो जाएगी। हसन जी उमेर के साथ घर में आते हुए कहते हैं, अंकल मैं भी खाऊंगा। आशिफ ने कहा। फिर सब साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। उमेर बेटा, तुमने बताया नहीं तुम्हारे घर में कौन कौन है? नादिया जी ने पूछा। मम्मी इसकी दोनों बहनें हैं,
छोटी और उसके खड़ूस अब्बा। परी ने जलेबी खाते हुए कहा, मगर तुम्हें कैसे पता? वो मम्मी, इन्होंने कल ही बताया था, परी ने कहा। जी आंटी, मेरे घर में 2 प्यारी बहनें और एक बहुत प्यार करने वाले अब्बा और दादा अब्बू हैं, उमेर ने धीमे से कहा। परी और उमेर नाश्ते की टेबल पर एक दूसरे से इशारे कर रहे होते हैं। नादिया जी ये सब नोटिस कर रही होती है। उन्हें पहली बार अपनी बेटी की आंखों में किसी के लिए पसंद दिखाई देती है। आशिफ उमेर और परी की इशारेबाजी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वह नाश्ता करते करते उसे अधूरा छोड़कर अपने घर चला जाता है। अरे, ये आशिफ को क्या हो गया? इस तरह उठकर क्यों चला गया? परी ने कहा। पता नहीं बेटा, आज से पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया था, हसन जी ने कहा। मगर नादिया जी बात की गहराई को समझ चुकी थी। वो खामोशी से नाश्ता करके बर्तन उठाकर किचन में चली जाती है। उमेर भी उनके पीछे पीछे चला आता है। आंटी, आप चाय बनाओ, मैं बर्तन धो देता हूँ, उमेर ने नादिया जी के हाथ से बर्तन लेते हुए कहा। अरे बेटा, तुम क्यों बर्तन धोओगे? ये लड़कों का काम नहीं है। जाओ, जाकर बाहर बैठो अपने अंकल के पास, मैं 10 मिनट में चाय लेकर आती हूँ, नादिया जी ने कहा। आंटी, आप मुझे अपना बेटा ही समझे, और ये किसने कह दिया कि घर के काम सिर्फ लड़कियां ही करती हैं? लाओ, मुझे बर्तन दो, उमेर ने जिद करते हुए कहा तो नादिया जी उसे बर्तन दे देती है। वाह मम्मी, आपने बताया नहीं कि आपके घर के काम के लिए एक नौकर रख लिया। वैसे इन जनाब से पूछो, क्या कभी इन्होंने अपनी बहनों का हाथ बटाया है घर के कामों में, या ऐसे ही बातें बना रहे हैं? क्योंकि ये घर में तो नवाबों जैसे रहते थे। परी ने किचन के दरवाजे पर खड़े होते हुए कहा। तुम्हें बड़ा पता है इसके बारे में। वैसे उमेर बेटा, शादी हो चुकी तुम्हारी? नादिया जी ने पूछा। नहीं आंटी, अभी नहीं हुई है, बस ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही कोई मिलेगी कर लूंगा। आपकी नज़र में कोई हो तो बताना, शाह उमेर ने परी की तरफ आंख मारते हुए कहा। बिल्कुल बेटा, जरूर बताऊंगी। अच्छा चलो, अब चाय पी लो, उसके बाद बाकी के काम करना, क्योंकि मेरी नज़र में जो लड़की है उसे तुम्हें ही खाना पकाकर खिलाना होगा, उसे कुछ नहीं आता, नादिया जी ने मज़े से कहा। उमेर नादिया जी के दिल का हाल जान चुका है। कहीं ना कहीं वो उसे अपनी बेटी के लिए पसंद कर रही होती है। हाँ, सिखा दो मम्मी पूरा काम। मेरे कपड़े उतारे हुए रखे हैं, उन्हें भी धुलवा देना। और पापा, आप टीवी देखते हुए नहीं थकते हो? जब देखो न्यूज़ मत देखा करो पापा, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, परी ने हसन जी के बगल में बैठते हुए उनके हाथ से रिमोट लेकर कहा। परी चैनल बदलकर गाने के चैनल लगा देती है जिस पर लव सॉन्ग चल रहे होते हैं। उमेर जब भी उसकी तरफ देखता वो कोई ना कोई शरारत करती, कभी उसे फ्लाइंग किस तो कभी उसे आंख मारती। बेचारा उमेर शर्मा कर रह जाता। मुझे अब कोई बीमारी नहीं होगी, तुम वापस न्यूज़ चैनल लगा दो बेटा। एक बात बोलूं, ये उमेर मुझे अच्छा लग रहा है, बड़ा ही मासूम बच्चा है। अगर ये मान जाए तो तुम इससे शादी करोगी? हसन जी ने कहा। व्हाट पापा, आप भी अच्छा लड़का दिखा नहीं कि चल दिए मेरा रिश्ता लगाने। वैसे है तो ये बहुत प्यारा, परी ने प्यार से उमेर की तरफ देखते हुए कहा, जो उसकी मम्मी के काम में हाथ बटा रहा होता है। इसीलिए तो पूछा। बेटा, सच में तुम्हें उमेर पसंद है? बोलो बेटा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा, हसन जी ने कहा। पसंद तो है पापा, मगर अभी देखते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है, परी कहते हुए डांसिंग सॉन्ग लगाकर अपने पापा का हाथ पकड़कर उनके साथ डांस करने लगती है। अरे बेटा, क्या कर रही हो? गिर जाऊंगा मैं, छोड़ो मुझे, जाओ अपनी मम्मी को नचाओ, हसन जी ने हंसते हुए कहा। डोंट वरी पापा, अब आपके पैर बिल्कुल ठीक हैं, आप नहीं गिरेंगे, परी ने डांस करते हुए कहा। बिल्कुल बेशर्म हो गई ये लड़की, देखो कैसे अपने बाप को अपने साथ नचा रही है, नादिया जी ने कहा तो परी उनको भी पकड़कर डांस करने लगती है। ठहर, अभी तेरे डांस का भूत उतारती हूँ, कहते हुए नादिया जी किचन से बैलन उठाकर लाती है और देखती है कि उमेर और परी एक दूसरे में खोए स्लो डांस कर रहे होते हैं। इससे पहले कि उमेर मदहोशी में परी के लबों को चूमता, हसन जी खांसने की एक्टिंग करते हैं जिससे उमेर परी से दूर खड़ा हो जाता है, शर्मा कर सर खुजाने लगता है। शैतानी बंद कर, ये नाच गाना। उमेर, ये तो पागल है, इसके साथ तुम भी पागल हो गए हो। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ, बनकर रखी हुई है, नादिया जी ने परी के सर पर मारते हुए कहा। बेगम, मैं भी आता हूँ तुम्हारी मदद करने, हसन जी कहते हुए नादिया जी के पीछे किचन में चले जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या?
मम्मी पापा के सामने तो मुझे किस कर देते। परी ने धीमे से कहा, क्या करूं, दिमाग खराब नहीं था मगर तुमने कर दिया। तुम्हें देखकर अपने आप में नहीं रहता, ऊपर से तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो मैं क्या करूंगा। उमेर ने भी धीमे से कहा, अच्छा तुम्हें हरकतें कर रही थी। परी ने नाक चढ़ाते हुए कहा, हाँ, और वैसे भी कौन सा पहली बार किस करने वाला था जो तुम शर्मा रही हो। उमेर कहते हुए परी के बाजू में चींटी काटकर भागने लगता है। उमेर, मार दूंगी तुम्हें मैं जान से। कहते हुए परी उसके पीछे भागती है। जो भी नजरों के सामने मिलता उसे उठाकर उमेर की तरफ फेंकती है। अरे चाय तो पीते जाओ तुम दोनों। नादिया जी ट्रे में चाय की कप लेकर आते हुए कहती है, बेगम अब आप दोबारा चाय गर्म कर लीजिए, बच्चे तो शरारतों में लगे हैं। अगर परी को उमेर पसंद है तो फिर आशिफ का क्या होगा। हमने तो आशिफ से वादा किया है कि उसकी और परी की शादी करवाएंगे। नादिया जी ने कहा, वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं बेगम, आप परेशान ना हो, जब ऐसा वक्त आएगा तब देखा जाएगा। हसन जी ने वापस टीवी में न्यूज़ लगाते हुए कहा। आशिफ गुस्से को अपने अंदर दबाए उमेर के उतारे हुए कपड़ों को लेकर जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाता है। फिर उसके कपड़ों को काटकर कुछ पड़ते हुए सारे बत्ती बनाता है और उन्हें एक साइड रख के एक दिए में तेल डालकर कुछ पड़ते हुए उमेर के कपड़ों से जो बत्ती बनाई होती है उन्हें जला देता है। तो दोस्तों, ये था शाह उमर की परी भाग 39। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज। सुनते रहें शाह उमर की परी।